नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने वाले हैं जनाब अजीज़ बरनी साहब, जिनको हिंदुस्तान एक बेहतरीन सहाफ़ी की हैसियत से जानता है। आपने कई किताबें लिखी। अजीज़ बरनी साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। आप पहली बार हमारे जब इस एपिसोड शुरू हुआ था, आपने ही हमारे ओपनिंग एपिसोड में काफ़ी अच्छी बातें की थी। आज हम नियरली 1 साल के बाद जुड़ रहे हैं और हम बात करेंगे लोकपाल पर। आप मुझे बताइए कि ये जो मूवमेंट है वो कितना कामयाब रहा? एक बेदारी की मुहिम की हद तक तो ये कामयाब रहा। सरकार बेदार हुई, आवाम बेदार हुआ और ये मैसेज गया कि अब बदउनवानी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ सबको उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। लेकिन किस हद तक इस पर काबू पाया जा सकेगा, आवाम कितना इसमें संजीदा है, हुकूमतें कितना संजीदा हैं, अन्ना हज़ारे और उनकी टीम कितना संजीदा है, ये देखने और समझने के लिए अभी कुछ और वक्त दरकार है। इसलिए कि जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, करप्शन सिस्टम का हिस्सा बन चुका है बदकिस्मती से। हमारे मुआशरे में ये बदउनवानी इस तरह से राइज कर चुकी है कि सिर्फ सरकारों का ईमानदार होना काफ़ी नहीं है। 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होना होगा कि अब वो करप्शन के बगैर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो करप्शन जो आम तौर पर सड़कों पे देखने को मिलता है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास गाड़ी के कागजात पूरे नहीं हैं, आपने रेड लाइट जंप की, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका, उसने ये सारे पेपर्स आपसे मांगे, आपको आसान लगता है कि एक 100 रुपये का नोट पकड़ाएं और आगे चले जाएं। उस वक्त आप खुद जो इस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, जो बदउनवानी के खिलाफ हैं, वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद भी इस सिस्टम को तोड़ रहे हैं। लोकपाल बिल एक बहुत अरसे से एक इशू बना हुआ था। कई पार्लियामेंट के कमिटीज़ बैठी उस पर और कई गवर्नमेंट्स के बावजूद ये लोकपाल बिल कामयाब नहीं हो सका। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह समझने के लिए अन्ना हज़ारे की टीम ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम को सामने रखने की कोशिश की है। मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करने का एक तरीका है। पब्लिक चुनकर भेजती है पार्लियामेंट में, वहाँ जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो सरकार बनाते हैं, इस देश के सिस्टम को चलाते हैं। उनका चेक पॉइंट है वो अपोजिशन, जो उनके सामने बैठा है, जो सरकार के किसी भी गलत काम को वहाँ मिनिस्टर को जवाब देना होता है, क्वेश्चन आवर होता है। तो ये उसका पहला चेक पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि सरकार काम ठीक नहीं कर रही है और जो अपोजिशन है वो भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, तब PIL डाल सकते हैं, जुडिशरी पर जा सकते हैं। वहाँ जाकर ये कहा जा सकता है कि साहब ये पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे जो अपोजिशन में बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, और फिर वहाँ उनके खिलाफ फैसला हो सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि करप्शन जो हमारे मुल्क के सिस्टम में राइज कर चुका है, जब तक पूरे हिंदुस्तान का अवाम ये जहन तैयार नहीं करेगा कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, ये कोई सरकार बदल नहीं सकती। दूसरी बात जो मैंने आपके खिदमत में अर्ज की थी वो ये थी कि हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, एक सिस्टम है डेमोक्रेसी में, जहाँ तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, चाहे वो लोकसभा में है, चाहे वो राज्यसभा में है। उनको चुनने वाला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आवाम है। अब अगर कोई भी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, करप्ट है, करप्शन को बढ़ावा दे रही है, तो पहला चेक पॉइंट है वो अपोजिशन जो वहाँ पर मौजूद है। उसकी जिम्मेदारी यही है, हर मिनिस्टर को क्वेश्चन आवर में अपनी मिनिस्ट्री से मुतालिक सवालों का जवाब देना होता है। फिर भी अगर आपको ये लगता है या किसी इंडिविजुअल को ये लगता है कि सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया है, अपोजिशन पार्टीज ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया है, तब वो जुडिशरी के पास जा सकता है, वहाँ PIL दाखिल कर सकते हैं। टीम अन्ना का ये मानना है कि ये
टोटल सिस्टम, ये डेमोक्रेसी का टोटल सेटअप, ये अपोजिशन, ये रूलिंग पार्टी, ये जुडिशरी, सब कुछ एक सिविल सोसाइटी के जरिए तय किए गए लोकपाल के बाद जो एक टीम सामने आती है, जिन्हें लोकायुक्त हम करार देंगे, उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर हमारा चुनाव मेंबर पार्लियामेंट ईमानदार नहीं है, अगर सरकार में शामिल मिनिस्टर ईमानदार नहीं है, अगर अपोजिशन लीडर ईमानदार नहीं है, अगर हमारा जज ईमानदार नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि सब, मैं माफी चाहता हूं आपको यहाँ टोक रहा हूं, लेकिन एक बात यहाँ पर वही आती है उभर के कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, आपने कहा कि पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे भेजे जाते हैं, जो असेंबलीज में भेजे जाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ही हमारी पूरी हुकूमत को मजबूती दे सकती है। आज के इस दौर में अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना है तो हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सबसे अहम जो बात है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को ख़त्म करना चाहिए, और राइट टू रिकॉल जो ऑप्शन होता है, ये सवाल मैंने आपसे भी किया था हमारे पहले एपिसोड में कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, जहां पर एक पॉलिटिशियन, एक नुमाइंदा जो चुनकर हुकूमत में रहता है, उसको रिकॉल करने का राइट आम आदमी के पास, वोटर के पास होना चाहिए। तो ये आप नहीं समझते कि पहला कदम करप्शन को ख़त्म करने के लिए, सिस्टम को सही बनाने के लिए हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना चाहिए, उसके बाद लोकपाल होना चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि किस चीज़ को पहले आना चाहिए? आपने सही सवाल उठाया है। फिर टीम अन्ना को जन लोकपाल से कहीं ज़्यादा इलेक्टोरल रिफॉर्म पर जाना होगा, इलेक्शन सिस्टम बेहतर हो, इस तरफ आना होगा। तो मैं इस बात की तायद करता हूं, मैं इसको गलत करार नहीं दे सकता, लेकिन ये प्रोसेस जितना लंबा है, क्या फिर आपको लगता है कि आइंदा जो 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उस वक्त तक ऐसा कर सकेंगे? हाँ, ये ज़रूर कर सकेंगे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को पार्टीज टिकट न दें, ये उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है। अगर पार्टी इस रिक्वेस्ट को नहीं मान रही है तो हम PIL दाखिल करके उसका जो शजरा है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो सामने रख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये तो आप जिस इशू को लेकर आज बात कर रहे हैं, ये एक नया इशू है। फिर एक इलेक्टोरल सिस्टम है, जन लोकपाल को अगर, फिर तो मैंने जैसे कहा कि सिर्फ करप्शन ही क्यों, टेररिज्म को लेके आइए, इसके अंदर कम्युनलिज्म को लेकर आइए। बनी साहब, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौटेंगे, इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं अजीज बरनी साहब से। अजीज बरनी साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और हमारे जो नुमाइंदे हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो जड़ें हैं। उन जड़ों को कितना ज़रूरी है मजबूत बनाना, आप मुझे बताइए कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं? पहली चीज़ को बाद में कर रहे हैं या बाद वाली चीज़ को पहले करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। जड़ को मजबूत कराना, रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी जड़ है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी जड़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अमेंडमेंट की ज़रूरत महसूस करते हैं तो उसका भी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो एक तरीका है उसी को अपनाना होगा। मैं टीम अन्ना से भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो जिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं उसके अंदर आइन्स को, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखना ज़रूरी होगा, उसके अंदर उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को जहन में रखना ज़रूरी होगा। अगर हम इस सब को माइनस करके एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, एक ऐसा मतवाजी निज़ाम जो जुडिशरी से ऊपर है, जो पार्लियामेंट से ऊपर है, जो ब्यूरोक्रेसी से ऊपर है, अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर को जवाबदेह होना है तो उस जन लोकपाल के तय होना है, जुडिशरी को, किसी जज को आंसरेबल होना है तो जन लोकपाल के तय होना है, अगर किसी IAS ऑफिसर को आंसरेबल होना है तो जन लोकपाल। फिर ये सिस्टम कहाँ मायने रह जाएगा? आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ अजीज बरनी साहब। बेहतरीन बात यही है कि हम हिंदुस्तानी, आपने पहले भी कहा कि एथिकली, मॉरली और जो हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उसमें कमी आई है। अब उसके बाद जो लोग लोकपाल में बैठेंगे, जो लोग लोकपाल को मॉनिटरी बॉडी जैसे चलाएंगे, वो लोग कहाँ से आएंगे? यही सिस्टम से लोग आएंगे। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ अरविंद केजरीवाल साहब का कि मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई, कई बार वो तशरीफ लाए, इस मौजू पर बात की। प्रशांत भूषण साहब भी आए, सिसोदिया साहब भी आए। पहली मुलाकात जो मेरी इसी मौजू को लेकर अरविंद केजरीवाल साहब से थी, तो मैंने उनसे यही दरख्वास्त की कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ,
जो हमारी सिविल सोसाइटी के मेंबरान आपने तय किए हैं, पहले मुझे उनके बारे में भरपूर जानकारी दे दीजिए। मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने रीडर्स को उनकी शख्सियत से अवेयर करना चाहता हूं, उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये वो मुल्क की अजीम बेदाग शख्सियतें हैं जिनके पूरे किरदार पर पूरी ज़िंदगी में एक भी दाग ऐसा नहीं है। आप इनकम टैक्स कमिश्नर थे, आप उस ओहदे को छोड़कर आए हैं, आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रशांत भूषण हैं, अन्ना हज़ारे हैं, जितने भी आपके लोग हैं, किरण बेदी हैं, इन सब के बारे में दीजिए और फिर उन पर पब्लिक के कमेंट्स आने दीजिए। हम उन शख्सियतों को जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद के 65% के निज़ाम को ख़त्म करके एक पैरेलल सिस्टम देने जा रहे हैं, हम उनको सामने रखें कि हम जो पैरेलल सिस्टम देने जा रहे हैं वो ऐसी शख्सियतों की बुनियाद पर है। ये वो लोग हैं जिनके किरदार पर आज तक कोई दाग नहीं है। आपको लगता है कि कहीं इतने ज़्यादा लोग, आप ये लोग जो लिस्ट दे रहे हैं, वो लिस्ट में आपको कैसे लगा कि क्या वो बेदाग हो सकते हैं? सब लोग, हर आदमी हिंदुस्तान में बेदाग के कितने लोग होंगे जो बेदाग हैं, बिल्कुल बेदाग? कम से कम उन लोगों के बारे में तो हमें पूरी तरह से मुतमईन होना ही होगा जो अबव ऑल हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन करेंगे, जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर भी जवाबदेह है, जिनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जवाबदेह है, जिनके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी भी जवाबदेह है। तो मुल्क की ऐसी शख्सियतों से बालातर अगर कोई शख्सियत है तो खुदारा हमें उसके बारे में भरपूर जानकारी तो हासिल करने दीजिए। आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो है करप्शन, और हम मानते हैं दूसरी ये भी कि कम्युनलिज्म भी सबसे बड़ा इशू है। दो इश्यूज बहुत बड़े हैं। इसके अंदर करप्शन के इशू के बुनियाद पर, जैसे राजा आज जेल में है, कलमाडी जेल में है, ऐसे कई लोग हैं, कई कॉर्पोरेट्स के भी लोग हैं जो जेल में हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, अगर रिफॉर्म्स, जो मैं बात आपसे कह रहा था कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, नॉन क्रिमिनलाइज्ड लोग, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करके उन लोगों को रोकना चाहिए, तो कल जब इलेक्शन होंगे, अगर राजा इलेक्शन में लड़ना चाहेंगे, क्या उन्हें ये हुकूमत या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा? ये डिपेंड करेगा कि वो उन पैरामीटर्स में अभी मुजरिम साबित हो गए हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने के नाअहल करार दे दिया जाए, या अभी वो जेल में हैं मगर जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, अभी उनको सज़ा नहीं दी जा सकी है। अगर उनको सज़ा नहीं दी जा सकी है और उनके बारे में जज का कोई आखिरी फैसला नहीं आया है तो बेशक वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब को वहीं से शुरू करना चाहूँगा जहां आपने ये कहा कि आज हमारे मुल्क का करप्शन सबसे बड़ा इशू है। मैं नहीं मानता कि सबसे बड़ा इशू है। मुझे दर्जनों ऐसे मौके याद हैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ गैर मुल्की दौरे पर गया हूँ। हमने वहाँ पर अपने मुल्क के बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया है। मुझे याद है कि 12 टेररिज्म को तो हमने डिस्कस किया है, करप्शन को हमने डिस्कस नहीं किया है। मुल्क के अंदर जितनी डिबेट होती हैं, जितना बड़ा मसला हमारे सामने, आज आज़ादी के पहले का इतिहास देखें, आज़ादी के बाद का इतिहास देखें, हमें किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है। हम क्यों नहीं इस सच्चाई को समझते हैं कि सबसे पहले हमें जिंदा रहना ज़रूरी है। हमारी जिंदगी है तो फिर हम करप्शन को दूर करेंगे। हमें अगर कम्युनलिज्म मार रहा है, हमें अगर टेररिज्म मार रहा है, अगर हमें सिस्टम की खराबियां भूख से लड़ते लड़ते जान देने के लिए आमादा कर रही हैं, तो हमें इस तरफ सोचना होगा। करप्शन क्या है? क्या सिर्फ पैसे का करप्शन ही करप्शन है? अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करप्शन नहीं है? बिल्कुल है। हमारा बच्चा किसी एडमिशन के लिए एंटाइटल नहीं है, हमारी सिफारिश उसका दाखिला करा देती है, दूसरे बच्चे को जो उसका हकदार है उसको रोक देती है। ये करप्शन नहीं है? करप्शन के लिए आपको तय करना होगा कि करप्शन, बातों के करप्शन पर भी आपको जानना होगा। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर लौट कर आएंगे। नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं अजीज बर्नी साहब से। अजीज बर्नी साहब, दलित क्यों नाराज हैं और माइनॉरिटीज क्यों नाराज हैं, ओबीसी क्यों नाराज हैं लोकपाल से? आप चाहे वो गवर्नमेंट का लोकपाल हो या जन लोकपाल हो, दोनों से उनको थोड़ी सी जो है इसमें खिंचावट है, वो क्या है? देखिए, उदित राज साहब से बात हुई थी और जिस वक्त ये जन लोकपाल की मुहिम चल रही थी, अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठे थे। मैं एक जर्नलिस्ट के नाते भी और एक मुस्लिम नुमाइंदे के नाते भी बराबर इन तमाम वाक़यात पर और हालात पर नज़र रख रहा था। इसी दरमियान कई जिम्मेदार शख्सियतों से मुलाकात हुई, बात हुई। मैं इंडिविजुअल बेसिस पर यह कहना चाहूँगा कि बहुत शिद्दत से मैं ये महसूस कर रहा था कि अगर
65 बरस बाद आज़ादी के कोई एक पैरेलल सिस्टम बनने जा रहा है। तो मैंने कहा टीम अन्ना से, जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे खाने पर, ये और लोग भी उनके अलावा यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि इसके अंदर जब तक हम मुसलमानों का उनकी आबादी के तनासुब से रिप्रेजेंटेशन नहीं पाएंगे तब तक कैसे ये महसूस करें। उन्होंने कहा कि एपेक्स बॉडी को ये मानना पड़ेगा कि वो ईमानदार है। मैंने कहा हम 65 बरस के जख्मों के उस सहने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। अगर वो ईमानदार होती तो फिर आज आपको करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती, आज मुझे टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती, आज मुझे कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो मुंतखब हैं इन तमाम कामों के लिए, वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से अंजाम नहीं दे रहे हैं। क्या गारंटी इस बात की है कि जो जन लोकपाल के नुमाइंदे होंगे ये पूरी तरह से ईमानदार होंगे? लिहाजा हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसके अंदर हमारी कोशिश यही थी कि इसे मुस्लिम सिविल सोसाइटी के नाते उनकी जो डिमांड्स हैं उनको भी सामने रखा जाए। उदित राज साहब ने बहुजन लोकपाल के तौर पर अपनी डिमांड्स सामने रखी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं अगर एक जगह इकट्ठी हों और फिर जब लोकपाल का ड्राफ्ट तैयार हो तो उसके अंदर जो सिविल सोसाइटी अन्ना हजारे की है, उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको भी सामने रखा जाए, मुस्लिम सिविल सोसाइटी जो कह रही है उसको भी सामने रखा जाए, बहुजन लोकपाल या दलित और ओबीसी जो कह रहे हैं उसको भी सामने रखा जाए। मायावती जी का भी यही ऑब्जेक्शन था जब वो कमेटी फॉर्म हुई थी कि दलित रिप्रेजेंटेशन वो टीम में नहीं था, तो और उसी तरीके से माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी शायद नहीं था। आई एग्री, मैं मानता हूं। हाँ, तो ये जो खींचातानी है, हम देख रहे हैं कि लोकपाल बनने से पहले ही इतनी खींचातानी है, तो बनने के बाद इसका क्या असर होगा? हमें मुल्क, जब हम मुल्क की बात करते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करते हैं, जैसे हमारे वजीर दाखिला वो अभी अगर आप बात कर रहे हैं टेररिज्म को लेकर और एक पर्टिकुलर सोसाइटी को वो बात कर रहे हैं, तो वो उससे मुताल्लिक हो सकती है। लेकिन अगर हम कुल हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो उसके जो बड़े मसाइल हैं उन पर भी हमें तवज्जो देना होगा। और मुझे फिर ये कहना होगा, सिर्फ बदनवानी, सिर्फ करप्शन सबसे बड़ा और अकेला इशू नहीं है। दूसरे इशू जो रामलीला मैदान के बाद से लगातार हमारे सामने आ रहे हैं वो भी बड़े इशू हैं। आज हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला नरेंद्र मोदी भी सद्भावना की बात करने के लिए मजबूर है। ये क्या हो गया कि 64 साल के बाद गांधी जी की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और गांधी जी जो कुछ मुल्क के लिए कहते थे उस पे लोगों को चमक नजर आना शुरू हो गई। हर आदमी सत्याग्रह से जुड़ना चाहता है। ये क्या वजह है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गॉडसे की फिलॉसफी गुजरात में आकर दम तोड़ चुकी है। उसके बाद ये समझ में आ गया है कि चुनाव जीता जा सकता है, इलेक्शन जीता जा सकता है, लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। एक रियासत पर हुकूमत की जा सकती है, दिलों पर हुकूमत नहीं की जा सकती। एक डेलीगेशन आया पाकिस्तान से जो अन्ना हजारे से उन्हें उनके गांव में मिला और उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे को मुबारकबाद देकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए इनविटेशन दिया है कि अन्ना हजारे साहब, हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है और वहाँ की हालात भी सुधर नहीं रही, संभल नहीं रही है, आप मेहरबानी करके हमारे पास आकर मूवमेंट चलाइए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अंसार बरनी को इसी हफ्ते हिंदुस्तान बुलाया है, जो पाकिस्तान में सोशल जस्टिस की जंग लड़ रहा है, जिसने हमारे मुल्क के कैदियों को आज़ाद कराने के लिए रात और दिन एक कर दिया है। मैं उनको इसीलिए बुला रहा हूँ, आइए मिलकर ज्वाइंट एफर्ट करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे बर्रे सगीर के अंदर सोशल जस्टिस की मुहिम चलाते हैं। तो अन्ना हजारे को अगर पाकिस्तान के लोग करप्शन के खिलाफ बुलाना चाहते हैं, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अन्ना हजारे साहब को कि हमारी मिट्टी में जन्मे सपूत की जरूरत पाकिस्तान को पड़ना पड़े। पाकिस्तान का जन्म भी हमसे है, अन्ना हजारे ने पाकिस्तान को भी इसी जमीन ने जन्म दिया है और अन्ना हजारे को भी इसी जमीन ने जन्म दिया है। जब पाकिस्तानियों की समझ में आने लगे कि हिंदुस्तान से अलग होने के बाद वो गुमराही का शिकार हो गए और ऐसे लोगों के कब्जे में चले गए जो ना हिंदुस्तान के लिए उसका भला सोचने वाले हैं, ना पाकिस्तान के बारे में भला सोचने वाले हैं, तो शायद वो हिंदुस्तान को अपना दोस्त मान लें। अजीज बरनी साहब, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी थोड़ी सी डिटेल में आप मुझे बताइए कि ये सारा जो कुछ चल रहा है और जैसे आपने कहा कि इसमें काफ़ी अच्छाइयाँ निकल सकती हैं, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान करप्शन को लेकर कितना रिलैक्स हो सकता है, ये सही मानों में लोकपाल बनेगा और बनेगा तो कितना इफेक्टिव रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मैं तहलका.com को
आपके इस प्रोग्राम के मार्फत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जिस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर के घर पर आर्म्स की डील हो रही थी, तब उन्होंने सामने रखा, बेनकाब किया। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये पहला मौका नहीं है जब करप्शन के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ उठी है। हमारे मुल्क का मीडिया करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है। जितने केसेस वर्कआउट किए हैं मीडिया ने, अन्ना हजारे साहब ने मोमेंटम दिया है, उसे आवाज़ दी है। आज भी मीडिया ने सपोर्ट किया, इसलिए कि मीडिया करप्शन को खत्म करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अन्ना हजारे भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनसे बड़ा काम कर रहा है। अजीज बर्नी साहब, ये एक बेहतरीन नोट आपने कहा कि मीडिया भी बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं समझता हूँ पर्सनली भी कि हिंदुस्तान में एक जागरूकता है कि किसी तरीके से इस करप्शन के प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए और सब मिलजुल कर इसे सही मानों में राहत दें उन लोगों को जो इससे पिस रहे हैं। आपने हमारे इस शो पर आकर इस इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए अपना वक्त दिया। मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अजीज़ बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक और एपिसोड में अजीज़ बर्नी साहब के साथ हम जुड़ेंगे और आपके साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।